हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगी। कौन सा है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताऊँगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखिए बच्चों, मुझे समझाने के लिए जो डायग्राम होता है पहले से ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि एमबी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर उतनी ही टाइम तक मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगी तो शायद थ्योरी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे डायग्राम पहले से ही ड्रॉ करना पड़ता है। ओके, तो आप डायग्राम देख के उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ये मत समझिए कि मैम पहले से बना लेती हैं तो मैम को इसीलिए आ जाता है। ओके, इस वजह से किया जाता है कि एमबीओ ख़त्म हो जाती है। अब टॉपिक पे आते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आपको समझाएंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र। क्या होता है? श्वसन तंत्र के बारे में बताएंगे कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो श्वसन तंत्र को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि श्वसन होता क्या है, यानी कि रिस्पायरेशन होता क्या है। ये हमने आपको डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, यानी श्वसन क्या है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है कि प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन गैस को लेना और CO2 गैस को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन जो भी हम लोग फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं तो उस फूड मटेरियल का क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है। अब ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन करने से ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो यानी क्या करती है? ऑक्सीजन को ग्रहण करके, और ऑक्सीजन हमारे खाए हुए जो भी फूड मटेरियल होते हैं, हमारे खाए गए भोजन, ठीक है, भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, कौन करती है? यानी कि ऑक्सीजन करती है। तो रिस्पायरेशन में हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन ही हमारे खाए गए जो भी फूड मटेरियल होते हैं, खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। यानी भोजन का, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके हमें क्या प्राप्त कराती? ऊर्जा प्राप्त कराती। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे कि आपको फार्मूला आपने पढ़ा होगा C6 ऑस्ट्रल ग्लूकोज का। फिर क्या है इसमें प्राप्त हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन प्रवेश हो गई तो क्या निकल गया? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और जल निकल गया। और ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त हो जाती है? ATP के रूप में। किसके रूप में? ATP के रूप में। यानी क्या प्राप्त हो जाती है? एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? ये जो भी प्रोसेस होती है, यानी जो क्रिया होती है रिस्पायरेशन की, तो ये होती कहाँ पे है? ये होती है हमारे लंग्स में। ये लंग्स का फिगर मैंने ड्रॉ किया गया है। तो लंग्स में होती है ये प्रोसेस। कहाँ होती है? हमारे लंग्स में होती है। यानी ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना और CO2 का ब्लड से बाहर निकालना। तो ये जो क्रिया होती है किसके माध्यम से होती है? लंग्स के माध्यम से होती है। यानी लंग्स ही ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है, जिसके द्वारा सभी ऑर्गन्स को क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, और जो CO2 होती है ब्लड में मिली हुई बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनके माध्यम से हम श्वसन की क्रिया करते हैं? तो देखिए, डायग्राम में ही हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा इसकी थ्योरी कि कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा नोज़। क्या होता है? नोज़, नाक, यानी कि ठीक है, नसिका पट, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। आपने देखा होगा, अगर मुंह को बंद कर देते हैं तो नाक के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। यानी जब मुख्य अंग, आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो मुख्य श्वसन अंग होता है हमारा फेफड़ा। और जब सहायक श्वसन अंग की बात करी जाए तो सहायक श्वसन अंग होती है हमारी नसिका, यानी कि नाक होती है। ठीक है,
तो अब नाक के बारे में पढ़ेंगे, यानी नोज़ या नोज़ल पैसेज क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। हम नसिका की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिसके कारण जो अंदर का सिरा होता है यानी सतह जो होती है वो चिकनी सी बनी होती है। कभी नाक में उंगली डाल के देखिएगा आप, ठीक है, चिकनी होती है, जो सतह होती है वो चिकनी बनी होती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इसमें आपने देखा होगा नाक के अंदर हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, धूल कण को अंदर नहीं आने देते, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को अंदर नहीं आने देते हैं। और म्यूकस भी यही करता है, म्यूकस शरीर में जो धूल कण बैक्टीरिया होते हैं उनको शरीर में इंटर नहीं करने देता है, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, नेज़ल पैसेज का होता है या नोज़ का होता है। उसके बाद नोज़ के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ रहा, फेरिंग्स। क्या आ रहा, फेरिंग्स। फेरिंग्स हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था। तो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स ये नेज़ल के पीछे वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्पफुल होता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी हेल्पफुल होता है। कहने का मतलब कि दोनों का पार्ट माना जाता है। कौन, फेरिंग्स, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लैरिंग्स। क्या होता है, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये फेरिंग्स को और ट्रैकिया को, फेरिंग्स को और ट्रैकिया को जोड़ने का काम करता है। ये लैरिंग्स है आपका, ये किसको जोड़ रहा है, देखिए फेरिंग्स को और ट्रैकिया को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम करता है। लैरिंग्स का मुख्य कार्य क्या होता है, ये अलग से पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। लैरिंग्स क्या करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स का काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, यहीं पर एक पतली पत्ती नुमा संरचना होती है। देखिएगा यहाँ पर एक पतली पत्ती नुमा संरचना होती है। अब इसका काम क्या होता है, यानी जो लेयर होती है ये, इसका काम क्या होता है, ये पत्ती नुमा संरचना यहाँ पर क्या करती है। तो ये जो पतली पत्ती नुमा संरचना होती है इसे हम लोग कहते क्या हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये क्या करती है, देखिए यहाँ फेरिंग्स के बाद 2 भागों में डिवाइडेशन होता है। 2 भागों में, एक ट्रकिया और एक चली जाती है, यानी कि एक चली जाती है श्वास नली में और एक चली जाती है खाद्य नली में। तो ट्रकिया जिसको हम लोग सांस नली कहते हैं, और जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था फूड पाइप के बारे में, यानी इसोफेगस के बारे में। तो 2 नलिकाओं का यहाँ से विभाजन हो जाता है फेरिंग्स के बाद में। तो ये पत्ती नुमा संरचना जो होती है जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, ये क्या करती है, जो फूड मटेरियल हम लोग लेते हैं तो वो कहाँ पर ना जाए, ये ट्रैकिया में ना जाए, कहाँ पर ही रहे, फूड पाइप में ही बना रहे, भोजन के कण ट्रैकिया में ना जाए, उसको रोकने के लिए ये एपिग्लोटिस यहाँ पर होता है। एपिग्लोटिस की लेयर होती है, पत्तीनुमा संरचना होती है। अगर ये एपिग्लोटिस नहीं होगा तो फूड मटेरियल फूड पाइप से किस में आ जाएगा, श्वास नली में आके फंस जाएगा, जिसके कारण श्वास नहीं ले पाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो ये संरचना क्या करती है, ये फूड पाइप में जो भोजन जाता है उसको ट्रैकिया में आने से रोकती है, ठीक। तो ये तो बात हो गई किसकी, एपिग्लोटिस से। और लैरिंग्स के बारे में बता रहे थे, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो होता क्या है, इसमें एक होता है वोकल कॉर्ड्स। क्या होता है, देखिएगा क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है। क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है। अब ये वोकल कॉर्ड्स कहाँ पर होता है, ये होता है लैरिंग्स में। कहाँ होता है, लैरिंग्स में होता है, ठीक है। तो ये करता क्या, वोकल कॉर्ड्स, इसी वोकल कॉर्ड्स में कंपन होने से क्या होता है, इसी वोकल कॉर्ड्स में क्या हो जाता है, जब कंपन हो जाता है, इस वोकल कॉर्ड्स में कंपन होता है। ये होता है किसमें, लैरिंग्स में होता है, जो अभी हम आपको डायग्राम में समझा रहे थे। तो जब इसमें कंपन होता है वोकल कॉर्ड्स में, तभी क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो ये बात हो गई लैरिंग्स की, ठीक। उसके बाद आपको मैं एपिग्लोटिस के बारे में बता दिया। अब यही लैरिंग्स जो होता है नीचे कहाँ जाता है, ट्रैकिया में बन जाता है। अब ट्रैकिया क्या होता है, यानी श्वास नली किसे कहते हैं, ट्रैकिया समझिएगा। ट्रैकिया, ये देखिए, ये बीच की जो संरचना आपको दिख रही है डायग्राम में ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो लैरिंग्स से आगे चलकर जो थोरैक्स कैविटी होती है, यानी जिसे हम लोग चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, इस पूरे को कहेंगे थोरैक्स कैविटी। इसे हम लोग चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, चेस्ट कैविटी भी बोला जाता है। तो जैसे ही
ट्रैकिया क्या होता है, आगे प्रवेश करता है कहाँ पर, थोरैक्स कैविटी में। ये ट्रैकिया यहाँ से आया और कहाँ प्रवेश करने लगा, थोरैक्स कैविटी में प्रवेश करता है। तो दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए एक भाग ये है, एक भाग ये है, ठीक है। दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई बोला जाता है, यानी श्वसनी बोला जाता है। ये श्वास नली श्वसनी में विभाजित हो जाती है, यानी दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक। जो हमारा ट्रैकिया होता है इसकी जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। अब देखिएगा इसमें ये आपको ये छल्ले नुमा संरचना दिख रही है, ऐसे ऐसे छल्ले दिख रहे हैं ना, देखिए अलग से हम बताते, इस तरह से ये आपको छल्ले दिख रहे हैं, ये इस तरह से छल्ले दिख रहे हैं। सी आकार की संरचना में इस तरह के छल्ले दे रहे हैं। ये उपास्थि के छल्ले होते हैं, यानी कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। अब ये कार्टिलेज रिंग का काम क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज रिंग। क्या बोला जाता है, कार्टिलेज उपास्थि के छल्ले, ठीक है। ये जो दिख रही संरचना कार्टिलेज रिंग, ये देखिए डायग्राम में यहाँ पर बनी हुई थी। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो कार्टिलेज रिंग होता है जिसका काम होता है जो ट्रैकिया है इसको सिकुड़ने से या पिचकने से रोकता है। यानी कि जो नलिका नुमा आपको संरचना दिख रही है, अगर ये छल्ले नुमा संरचना नहीं होगी तो ये दोनों नलिकाएँ क्या होंगी, पिचक जाएंगी। पिचक जाने का मतलब कि सिकुड़ जाएंगे। जैसे आप एक बैलून लीजिए, क्या लीजिए, बैलून लीजिए। तो जब ये बैलून में एयर भरती है, ठीक है, जब इस बैलून में क्या होता है, हवा भर जाती है, तो होता क्या है, जब इस बैलून में हवा भरी रहेगी तो ये फूला रहेगा, और जैसे ही इसकी एयर को आप बाहर निकाल देते हैं तो बैलून क्या होता है, चिपक जाता है। क्या होता है, चिपक जाता है, ये सिकुड़ जाता है। तो उसी तरह से ये ट्रैकिया होता है। अगर इनमें जो स्पेस आपने दिया है, जिसके मतलब फोर्स लगाया जा रहा है, अगर इस छल्ले की बनावट ना हो यहाँ पर, या ये छल्ले ना हो, उपास्थि के छल्ले ना हो, तो क्या होगा कि ये ट्रैकिया आपस में चिपक जाएगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी और ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो पाएगा, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। तो ये बात हो गई आपकी ट्रैकिया की। अब ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। ये ब्रोंकाई जाके ऐसे गोल देखिए संरचना बन रही है, देखिए गोलाकार संरचना आपको दिख रही है डायग्राम में, देखिए इसको बोलते हैं एल्वुलाई। क्या बोलते हैं, एल्वुलाई, ठीक है। अब उससे पहले हम आपको लंग्स के बारे में बताएंगे। ये देखिए आपको संरचना दिख रही है, हमारे लंग्स है। लंग्स का मतलब होता है फेफड़े। लंग्स को क्या कहते हैं हिंदी में, फेफड़े कहते हैं। तो हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, 1 पेयर होते हैं। ध्यान रखिएगा कितने होते हैं, 1 पेयर, यानी एक जोड़ी फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में। अब ये होते कहाँ हैं, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हृदय, हृदय के दोनों ओर होते हैं, यानी वक्ष भाग में स्थित होते हैं हृदय के दोनों ओर। जो हमारा राइट वाला होता है लंग्स, ये राइट लंग्स आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट लंग्स की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। ये राइट लंग्स लेफ्ट की अपेक्षा कैसा होता है, बड़ा होता है। तो फेफड़े कैसे होते हैं हमारे, फेफड़े हमारी बॉडी में 1 पेयर होते हैं, वक्ष भाग में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे होते हैं, ये पिंक कलर के होते हैं, और पिंक कलर के साथ साथ ये स्पंजी होते हैं, पेशी अंग होते हैं। कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, कोमल अंग होता है। अब इनके चारों ओर देखिए, ये आपको डबल लेयर्ड दिख रही है ना, ये डबल लेयर्ड पाई जाती है, यानी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक ये देखिए दिख रही है और एक ये दिख रही है, इधर भी है, एक ये दिख रही है, एक तो डबल मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसी में क्या होता है, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे धंसा हुआ बना होता है पार्ट, मैंने ठीक से इसमें क्लियर नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से होता है, ये चिपका नहीं होता है, ऐसे धंसा हुआ भाग होता है। तो ये धंसा हुआ भाग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, यानी प्लूरल मेम्ब्रेन कैविटी होती है, उसी से पल्मोनरी कैविटी यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर हृदय होता है आपका, इस जगह बीच में हृदय होता है। तो प्लूरल कैविटी और पल्मोनरी कैविटी दोनों मिलकर थॉरैक्स कैविटी बनाती हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि जो लंग्स होते हैं उसके चारों ओर कौन सी कैविटी पाई जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा, लंग्स के चारों ओर कौन सी कैविटी पाई जाती है, प्लूरल कैविटी। कौन सी कैविटी पाई जाती है,
प्लूरल कैविटी पाई जाती है किसमें? लंग्स में। लंग्स में कौन सी कैविटी पाई जाती है? लंग्स के चारों ओर प्लूरल कैविटी का पाई जाती है। ये प्लूरल कैविटी क्या करती है? ये प्लूरल कैविटी इस अंग की सुरक्षा करती है, यानी बाहरी आघातों से लंग्स की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ठीक, अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये वाला इस तरफ का लंग्स मैंने ऐसे बनाया है और इसको ऐसे गोला गोला संरचना बता दी। आप सोच रहे होंगे मैम नहीं अलग अलग के अलग अलग फेफड़े होते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो मैंने बनाया है तो इसलिए ऐसा बनाया है कि जो लंग्स होते हैं तो इसमें ऊपर एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है। कहने मतलब जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है। तो ये एपिडर्मिस की लेयर है। जब इस लेयर को हटा के आप देखें या आप मान लीजिए माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इस तरह से ये इंटरनल पार्ट इसके दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस की लेयर होती है। अब इंटरनल पार्ट्स में